हेलो एंड वेलकम टू अननोन इन साइंस बच्चों। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर वर्क एनर्जी। तो सबसे पहले ये बताओ, वर्क एनर्जी स्टार्ट करने से पहले वर्क क्या है। जैसा कि अपन नॉर्मल लाइफ में वर्ड यूज़ करते हैं ना, वर्क यूज़ करते हैं ना, वर्क आज मैंने ये काम किया, आज मैंने ये काम किया, तो ऐसे यूज़ करते हैं ना वर्क की जगह। तो बच्चों जो अपन डेली लाइफ में यूज़ करते हैं वर्ड वर्क, उससे जो साइंस का वर्क है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे कि अपन तो किसी चीज़ को, जैसे अपने को जिंदा रहने के लिए तेरी कसम खाना खाना ज़रूरी, जो जिंदा रहने के लिए खाना खाना पड़ता है, ठीक है। और खाना खाना खाने की एनर्जी किस में जाती है, लाइफ प्रोसेस में। कुछ तो लाइफ प्रोसेस होती है, उसमें भी एनर्जी। लाइफ प्रोसेस क्या क्या, ये 10th में देखना, 10th के जब 10th में पढ़ोगे ना तब तुम्हें पता चलेगा लाइफ प्रोसेस एक पूरा चैप्टर ही है। जैसे मैं नॉर्मल बताता हूँ, ब्रीदिंग, ब्रीदिंग में भी एनर्जी खर्च होती है बच्चों। डाइजेशन हो रहा है, डाइजेशन में भी एनर्जी खर्च होती है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, काम करना पड़ता है। यानी कि सिंगिंग के लिए, डांसिंग के लिए, रीडिंग के लिए, साइकिलिंग के लिए, रनिंग के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और जितने रिगरस एक्टिविटी करोगे उतनी ज़्यादा इतनी ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे कि एक्सरसाइज कर रहे हो, बहुत तेज दौड़ रहे हो, तो उसमें ज़्यादा एनर्जी जरूरत होगी ना। तो बताओ, उसमें ज़्यादा एनर्जी जरूरत होगी। और जैसे कि जानवर होते हैं, वो भी काम तो करते हैं। जैसे कि टंकी, जनरली उसको यूज़ किया जाता है सामान ढोने के लिए। ऐसा नहीं करना चाहिए बच्चों, बट क्या करें, इस बेरहम दुनिया का जानवर पर अत्याचार करती रहती है। तो वो क्या करती है, टंकी को यूज़ करती है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, नहीं नहीं नहीं, किसी भी जानवर को सताना अच्छा नहीं होता है बच्चों। तो क्या करते हैं, जैसे कि खेत, खेत के लिए भी, खेत को प्लो करना है तो उसके लिए भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, ट्रैक्टर यूज़ हो रहा है, ट्रैक्टर में डीजल में पेट्रोल की जरूरत पड़ती है ना, यानी कि वहाँ पे भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो वर्क की बात करें अपन, वर्क क्या है, ये वर्क वर्क क्या है, काम काम क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वे वी यूज द वर्क इन डेली लाइफ एंड द वर्क अकॉर्डिंग टू साइंस। यानी कि डेली लाइफ में जैसे अपन वर्ड वर्क का यूज करते हैं और जैसे कि साइंस के अकॉर्डिंग क्या डिफरेंस है इनके बीच में, देखते हैं। जैसे कि कोई नीट के लिए पढ़ाई कर रहा है, नीट के लिए वो आया, अननोन साइंस में पढ़ने के लिए आ गया। अननोन साइंस में तो हम पूरी मेहनत से उसको तैयारी कराएंगे बिल्कुल। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको नोट्स बनाने पड़ेंगे बच्चों को, उसको क्लास में आना पड़ेगा, क्लास में आने के बाद समझना पड़ेगा, नोट्स बनाने पड़ेंगे, घर जाकर रिवीजन करना पड़ेगा, जो सीट दी जाएंगी वो सॉल्व करनी पड़ेगी, सॉल्व करने के बाद जो डाउट आएगा वो पूछना पड़ेगा, और डाउट पूछने के बाद उसको वापस से क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके वो क्वेश्चन करने में परफेक्ट हुआ। और उसके बाद जब एग्जाम में जाएगा तो नीट में एकदम सेलेक्ट हो जाएगा, सेलेक्ट तो हो जाएगा। बट इस सारी काम में अपन क्या, सारी प्रोसेस में अपन क्या बोलते हैं, बहुत सारा काम किया गया क्या, तो वो देखेंगे साइंस को अकॉर्डिंग। अपन तो हर चीज़ को वर्क बोल देते ना, कि वर्क क्या किया उसने, नोट्स बनाई, ये वर्क है क्या आपके अकॉर्डिंग है, और साइंस के अकॉर्डिंग है कि नहीं, ये देखते हैं। उसने चीज़ों को लर्न किया, ये वर्क है क्या, उसने फॉर्मूले याद किए, वर्क है क्या, उसने फॉर्मूले डेराइव किए, वर्क है क्या, उसने चीज़ों को समझा, ये वर्क है क्या, ये सारी चीज़ें वर्क है कि नहीं, ये सोचने का विषय। इसके बारे में सोचने का भी इसी चैप्टर में आगे जाते जाएंगे। और आपने क्या किया, आपने एक दीवार को, दीवार जो आपके कमरे में दीवार है, एक दिन आपको पढ़ते पढ़ते मन नहीं लगा, तो आपने सोचा कि यार इस कमरे को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। कैसे, दीवार को धक्का मारने लगे, कमरे को बड़ा कर लेता। तो बच्चों धक्का मारने से कमरे का साइज बढ़ जाएगा क्या, दीवार खिसक जाएगी नहीं, खिसकेगी। तो आपके अकॉर्डिंग तो आपने बहुत काम किया, बहुत देर तक उससे जोर लगाते रहे, आपको पसीना आ गया, बट बच्चों दीवार नहीं खिसकी। तो आपके अकॉर्डिंग तो आपने बहुत काम कर लिया। साइंस के अकॉर्डिंग काम है कि नहीं, देखेंगे। बस ये तो मैं समझा रहा हूँ, चीज़ें देखेंगे। आप क्या करते हो, आप क्या किया, जैसे कि आप कहीं दौड़ते हो, भागते हो, किसी सीढ़ियों पे चढ़ते हो, और कोई मेंटल एक्टिविटीज़ करते हो, टीवी देखते हो, और सारे जितने भी किसी फंक्शन को अटेंड करते हो, ये सारी चीज़ें अपने को लगता है ये काम कर रहे हैं, पर साइंस के अकॉर्डिंग ये काम है भी कि नहीं। ये सारे तो मैंने एग्जाम्पल दे दिए, आपको बताना है सारे वर्क है कि साइंस के अकॉर्डिंग। कब बताओगे, जब अपन ये डेफिनेशन पढ़ लेंगे। तो साइंस के अकॉर्डिंग वर्क क्या होता है देखते हैं। साइंस के अकॉर्डिंग वर्क होता है, स्टेट दैट व्हेन फोर्स एक्ट ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट मूव्स वी कॉल इट फोर्स हैज डन वर्क ऑन द ऑब्जेक्ट। ये क्या चीज़ है, क्या बड़ी बड़ी बातें बता दी सर आपने, सिंपल करके बताता हूँ, सिंपल करके बताता हूँ। जैसे कि ये पत्थर पड़ा हुआ था बच्चों, और आपने इस पर हिट किया, लात मारी, किक मारी इसको, तो किक मारी तो इसके लगाया फोर्स, फोर्स लगाया, और फोर्स की वजह से जिस डायरेक्शन फोर्स लगा उसी डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, थोड़ा आगे चला जाएगा। पत्थर वैसे मैंने अच्छी शेप का बनाया, नहीं गोल बनाते तो ऐसा बनाते, पत्थर को लात मारी और इस डायरेक्शन में आगे चला गया। और माना कि ये डिस्टेंस में, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बोलो, डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, डी डिस्टेंस का हो गया। तो अब यहाँ पे जो वर्क होगा वो होगा एफ डी, दोनों का मल्टीप्लिकेशन। बट एक्चुअल में वर्क क्या होता है, एक्चुअल में वर्क होता है फोर्स इंटू, इंटू याद रखना इसी को, फोर्स इंटू फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, यानी कि इस डायरेक्शन में फोर्स लगा, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एफ इंटू डी डायरेक्ट लिख सकते हैं। बट एक्चुअल में जो फॉर्मूला होता है फोर्स का वो होता है एफ डॉट डी। सर डॉट लगाने से क्या होगा, वो तो मल्टीप्लाई है ना 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 ना, एफ डॉट डी का मतलब होता है एफ डी साइन थीटा। बताओ एफ डी साइन थीटा होता है ना 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 एफ ना 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 एच डी कॉस थीटा, ये होता है। और कॉस थीटा क्या है, यहाँ पे कॉस थीटा है फोर्स और डी के बीच का एंगल, फोर्स और डी के बीच का एंगल है, ये याद रखना। एफ डी कॉस थीटा क्या है, एफ और डी के बीच का एंगल है। तो यहाँ पे एफ जिस डायरेक्शन में है, उस डायरेक्शन डी है, तो इनके बीच एंगल कितना है, जीरो। तो यहाँ पे थीटा की जगह रख दो जीरो, और कॉस जीरो की वैल्यू होती है वन, कॉस जीरो की वैल्यू होती है वन। दो तीन वैल्यू याद रख लो आप, बस दो तीन वैल्यू याद रख लो। कॉस जीरो की वैल्यू वन, कॉस 90 की वैल्यू जीरो, एंड कॉस 180 की वैल्यू जो होती है वो -1। बस ये तीन वैल्यू याद रख लो, यही आपकी याद काम आने वाली। आगे जब 11 12 में पढ़ोगे नीट के लिए आगे बच्चों, तो मैं तुम्हें सारी वैल्यू याद करा दूंगा, कॉस जीरो से लेकर 90 तक की। और आगे की तो आप डेराइव करके निकाल सकते हो। ये कॉस 180 -1 आएगा, तो ये उसका एक चीज़ होती है, इसको ऐसे बनाते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हो। वो मैं बताऊँगा आपको जब आओगे नीट के लिए, तब क्या क्या होता है, इनमें क्या क्या, इसमें क्या पॉजिटिव होता है, इसमें क्या पॉजिटिव होता है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, एस टी सी ये फॉर्मूला होता है, इसमें ऑल पॉजिटिव साइन ये, और ऐसे करके तो होता है। वो तो मैं याद रखने, अभी ये याद रखो, कॉस जीरो की वैल्यू 1, कॉस 90 की वैल्यू 0, और कॉस 180 की वैल्यू -1। अब देखो बच्चों, अब देखो बच्चों, आपने ये ट्रॉली है एक, ये ट्रॉली है, ये पहले से मूव कर रही थी बहुत तेज़ स्पीड से। अब क्या हो रहा है, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है इसके पीछे की साइड। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या कर, अभी मूव कर रही थी, यानी कि मूव करते करते, और ये फ्रिक्शन की वजह से इस
डी डिस्टेंस पे जाके डी डिस्टेंस तक चली और इसके बाद ये रुक गई, डी डिस्टेंस रुक गई, तो फोर्स इस पर लग रहा है पीछे और इसका डिस्प्लेसमेंट है आगे, तो दोनों एक दूसरे के कितना है अपोजिट है ना, एफ इधर डी इधर, यानी कि इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, एंगल कितना हो गया 180। तो यदि यहाँ पे वर्क निकालना हो तो एफ डी कॉस थीटा के अकॉर्डिंग, डी कॉस थीटा के अकॉर्डिंग वर्क डी हो जाएगा एफ डी कॉस 180 और कॉस 180 की वैल्यू मैं आपको बता चुका हूँ -1 होती है एफ डी इंटू -1, यानी कि डब्ल्यू का टू माइनस एफ डी आएगा। ठीक है, फोर्स और डी एक दूसरे के अपोजिट है, इसीलिए यहाँ पे वर्क आया नेगेटिव। यदि दोनों सेम डायरेक्शन में होती है, जैसा पिछले केस में था, जिस डायरेक्शन फोर्स उसी डायरेक्शन मूवमेंट भी हो रहा था, तो वहाँ पे पॉजिटिव आ रहा था, ये एक दूसरे का अपोजिट है तो नेगेटिव आएगा। यदि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, वो कब होंगे, जैसे कि आपने अपने सिर पर ये ट्रॉली ये बैग उठा रखा है, सर पे सर हमने उठाते हमने बिल्कुल उठाते काम नहीं करे, अरे बच्चों काम नहीं करे, तो देखो यहाँ पे एक फोर्स लग रहा होगा इसका एम जी लगेगा नीचे साइड, और आपका मूवमेंट इस डायरेक्शन में, आप पर फोर्स अप्लाई नीचे और डिस्प्लेसमेंट पे इधर, दोनों के बीच में एंगल 90, तो यहाँ पे वर्क लिखोगे एफ डी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क है वर्क वर्क, और फोर्स कितना लग रहा है यहाँ पे एफ इक्वल टू एम जी, यहाँ पे एम जी इंटू डी और कॉस थीटा होगा यहाँ पे, तो कॉस 90 लिखोगे, तो एम जी डी इंटू कॉस 90 होता है 0। अब 3 केस आ गए आपके सामने, यदि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों तो वर्क होता है 0, यदि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होते हैं तो वर्क होता है पॉजिटिव, और यदि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो होता है वर्क नेगेटिव। समझ रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं। जैसे कि आपने एक अभी मैंने तो एक चीज़ बताई आपको, मैं एक बार चीज़ बताता हूँ आपको, बढ़िया चीज़ है ये। जैसे कि ये बॉक्स था, इसको अपने हाथ से ऊपर की डायरेक्शन में से उठाया, ये फोर्स लगाया और इस बॉक्स को ऊपर उठाया, तो फोर्स उधर और इसका डिस्प्लेसमेंट भी उधर, यानी कि माना कि एच हाइट तक गया ऊपर, तो फोर्स भी ऊपर लग रहा है और एच भी ऊपर लग रहा है। अब फोर्स कितना लगाना पड़ेगा आपको, फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, वर्क इक्वल टू एफ इंटू डी होता है ना, यहाँ पर एफ डी कॉस थीटा होता है। इस केस में फोर्स भी ऊपर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है, यानी कि दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है, तो डब्ल्यू इक्वल टू एफ डी आ जाएगा, तो 0 की वैल्यू होती है 1 होगी, ये बात तो सॉल्व हो गई। अब बताओ फोर्स कितना लगाओगे इसको ऊपर उठाने के लिए, इसके नीचे की साइड कितना वो लग रहा होगा वेट, इसका मानो कि मास एम जी है, तो नीचे इस पर कितना वेट लग रहा होगा एम जी, कौन सा जी, एम जी, मिलीग्राम नहीं है, मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एम जी लग रहा है। ओके, तो फोर्स यदि एम जी के इक्वल फोर्स लगाओगे तो धीरे धीरे उठता जाएगा, मतलब मिनिमम आपको एम जी के बराबर फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा, तभी ऊपर उठना स्टार्ट होगा। एम जी से कम लगाओगे तो ऊपर उठेगा नहीं, एम जी से कम लगाओगे तो ऊपर उठेगा नहीं, एम जी के बराबर फोर्स लगाओगे, यहाँ से ज़्यादा लगाओगे तभी ऊपर। तो अपन मान के चल रहे हैं मिनिमम इसको बैलेंस करते हुए अपने एम जी के बराबर फोर्स लगाया, तो यहाँ से वर्क की वैल्यू आएगी एम जी इंटू डी की जगह क्या रख सकते हैं, जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ तो एच माना है यहाँ पर एम जी एच, ये तुम्हें आगे भी देखने को मिलेगा, अभी तो मैं पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाऊंगा तब। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ से कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि वर्क करने के लिए आपको 2 चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो आपको लगाना पड़ेगा फोर्स, या छोड़ी फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। नंबर 2, फोर्स लगाओगे तो फोर्स लगाने के बाद ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस भी होना चाहिए, ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड। तो वर्क होने के लिए ये 2 रिक्वायरमेंट कंपलसरी है, नंबर 1 तो फोर्स लगाओगे, नंबर 2 उसका डिस्प्लेसमेंट। यदि इनमें से एक भी चीज़ 0 हो गई तो वर्क 0 रहेगा, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो भी वर्क 0, फोर्स 0 हो गया तो भी डिस्प्लेसमेंट। एक केस में और वर्क 0 होगा कब, जब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर लग रहे हो, यानी कि बीच में कितना एंगल हो 90 डिग्री, तभी वर्क हो जाएगा 0। अब तो निकाल दोगे ना, निकाल लोगे बच्चों। वर्क डन बाई फोर्स निकालना हो, वर्क डन बाई फोर्स इक्वल टू होगा वर्क डन कितना होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। पर डिस्प्लेसमेंट यदि इसी डायरेक्शन हो तो नहीं, तो फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, एफ एस कॉस थीटा, वर्क डन ये आएगा। ओके बच्चों, अब कोई तुमसे ये पूछ ले कि इनकी यूनिट बताओ, फोर्स की यूनिट तो लोगे, फोर्स की यूनिट न्यूटन एन से रिप्रेजेंट, एस की मीटर, तो वर्क यूनिट जो आती है वो आती है न्यूटन मीटर, वर्क यूनिट न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर को बोला जाता है प्यार से, इसको प्यार से जूल बोलते हैं, क्या बोलते हैं प्यार से, जूल बोलते हैं, और जूल को रिप्रेजेंट करते हैं जे से, तो न्यूटन मीटर की जगह जूल भी लिख सकते हो प्यार से, जूल। तो वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल। अब तुमसे कोई ये पूछ ले बच्चों कि एक जूल को डिफाइन करो, डिफाइन 1 जूल वर्क, व्हाट इज 1 जूल, तो आप सीधी बात होता है ना, सीधे, कोई मोड़ना नहीं टेढ़ा मेरा कुछ नहीं, सिर्फ सीधी बात ये होता है ना, यदि अपन किसी ऑब्जेक्ट पे 1 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं और वो 1 मीटर डिस्प्लेस होता है, 1 न्यूटन का फोर्स लगाने पे यदि 1 मीटर डिस्प्लेस होता है वो, तो उसका जो वर्क होगा वो 1 जूल होगा। क्यों, वर्क होता है एफडी, ये मान के चल रहे हैं अभी अपन, ये दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो उनके बीच एंगल 0 जाएगा और डायरेक्ट उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं एफडी। मैंने लगाया फोर्स 1 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट हुआ 1 मीटर, तो इसकी वजह से जो वर्क आया वो 1 जूल आया, इसी को क्या बोला जाता है, 1 जूल। तो 1 जूल की डेफिनेशन क्या होगी, यदि किसी ऑब्जेक्ट पर 1 न्यूटन का फोर्स लगाया जाए और उसकी वजह से वो 1 मीटर डिस्प्लेस हो उसी डायरेक्शन में, तो उस पर जो वर्क किया जाएगा वो कितना किया जाएगा, 1 जूल। ओके, व्हाट इज वर्क डन व्हेन फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट इज 0, बताओ। यदि किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स 0 तो वर्क डन कितना होगा, 0 होगा, ऑब्वियसली 0 होगा। अब इन स्टार्टिंग में कुछ प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल है, उसमें आपको फोर्स की वैल्यू देगी, एक न्यूमेरिकल बताता हूँ। एक ऑब्जेक्ट है, ये प्यारा ऑब्जेक्ट है आपका, इस पर फोर्स लगाया 5 न्यूटन का और इसकी वजह से ये डिस्प्लेसमेंट हो गया 2 मीटर। आपको ये पूछे बताओ इसको 2 मीटर डिस्प्लेस करने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, एफ डी कॉस थीटा लगाओगे आप तो प्यारे बच्चों, इसलिए एफ डी कॉस कितना है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तो कॉस तो है 0 और कॉस 0 होता है 1, तो एफ डी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एफ कितना है 5 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना है 2, इनको दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वर्क आएगा 10 जूल, या फिर 10 न्यूटन मीटर को प्यार से बोलते हैं जूल, तो 10 जूल भी लिख सकते हैं। ओके, यदि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है वर्क होगा पॉजिटिव,
यदि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है वर्क होगा नेगेटिव। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के 90 डिग्री पर है, वर्क होगा जीरो। और वर्क जीरो तो इन तीनों केस में तब भी हो सकता है जब एफ या एस में से कोई एक चीज़ जीरो हो। जैसे कि आप भावनाओं में बह गए और आपने क्या किया, रूम की दीवार को धक्का लगाना स्टार्ट कर दिया, तो फोर्स तो आपने लगाया, फोर्स तो लगाया बिल्कुल, बट यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, जीरो। आपके धक्का मारने से दीवार नहीं खिसकी, सो सैड। तो इसकी वजह से वर्क आपने कितना किया वहाँ पे जीरो। आप सुबह से लेकर शाम तक उसको धक्का लगा दे रहे हो दीवार को, वो नहीं खिसकेगी, और यदि वो नहीं खिसकेगी तो इसका मतलब आप वर्क कितना कर रहे हो साइंस के अकॉर्डिंग, जीरो 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 जीरो। ओके, अब एक क्वेश्चन और। एक पोर्टर है, पोर्टर कौन होता है, पोर्टर कौन होता है, जो सामान को इधर से उधर लेके जाता है, पोर्ट करता है, पोर्टर है। वो क्या करता है, लगेज को जिसका वेट है, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन का वेट नहीं, इसका मास है 15 kg। ये क्या करता है, उसको ग्राउंड से ऊपर की तरफ उठाता है, ग्राउंड से ऊपर की साइड उठाता है, और कितना उठाता है, एच दे रखा है 1.5 मीटर। कैलकुलेट द वर्क डन बाई हिम ऑन लगेज। तो इसके द्वारा कितना वर्क डन किया गया होगा, तो बताओ। वर्क डन करने के लिए, जैसे कि ये सामान था, आपका प्यारा सामान है, इसका मास है 15 kg, ठीक है, तो इसका वेट कितना होगा, mg इक्वल टू 15, और एच की वैल्यू लेता हूँ 10 मान लेता हूँ, वैसे तो 9.8 होती है, तो ये 150 आ गया। 150 आ गया क्या, वेट। और इसकी यूनिट क्या होगी, वेट मतलब फोर्स है ना, फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगता है उसी को तो वेट बोलते हैं, और जो कि क्या होगी इसकी यूनिट, न्यूटन। कौन सा टन, न्यूटन। तो 150 न्यूटन इस पर फोर्स लग रहा है नीचे की साइड, ओके। बट ये पूछ रहे हैं इस अच्छा मैं बात बताता हूँ, आपको यदि इसको ऊपर उठाना है तो इसको ऊपर की साइड फोर्स लगाना पड़ेगा ना इस पर, और कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, इसके इक्वल या इससे ज़्यादा। इससे ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो ये झटके से ऊपर उठेगा, बट आप इसके इक्वल, तो अपन मिनिमम ये मान के चलते हैं, बैलेंस कंडीशन है, और अपन इसके इक्वल ही फोर्स लगा रहे हैं। यदि इससे ज़्यादा फोर्स लगा रहा होता है 150 न्यूटन से ज़्यादा, तो अपने को दिया गया होता है कि वो इस पर 160 न्यूटन का फोर्स लगा के इसको ऊपर उठा रहा है, बट नहीं दिया गया, मतलब इसके मास के, मतलब इसके वेट के इक्वल ही फोर्स लगाया है, तो कितना फोर्स लगा दिया अपन ने, 150 न्यूटन। जो किस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, ऊपर डायरेक्शन। और डिस्प्लेसमेंट भी किधर है, ऊपर, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर ही हो रहा है ना, और कितना है वो 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। तो यहाँ से वर्क निकालोगे एफ डी और जीरो, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, तो एफ इंटू डी डायरेक्ट लिख सकते हैं। और फोर्स कितना है, फोर्स कितना है, एम जी 150 न्यूटन है ना, एम जी एच एम जी एच, और डिस्प्लेसमेंट कितना है 1.5, दोनों को कर दो मल्टीप्लाई, तो यहाँ से जो वर्क डन आएगा 225 न्यूटन मीटर, यहाँ पे न्यूटन मीटर को जूल लिख सकते हैं, तो 225 जूल भी आ जाएगा। अब एक चीज़ मैं पूछता हूँ आपसे, यहाँ पर मैंने जो फोर्स, यहाँ पर जो मैंने ये वर्क निकाला, वो पोर्टर ने कितना वर्क किया वो निकाला, बट यदि मैं इसी क्वेश्चन में ये पूछ लूँ कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कितना वर्क हुआ, तो ग्रेविटेशनल फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, नीचे के डायरेक्शन में कितना लग रहा है, 150 न्यूटन, 150, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, ऊपर, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, यानी कि इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, 180, एक दूसरे के अपोजिट है ना, यहाँ पर आना चाहिए माइनस एफ डी, 180 मतलब माइनस होता है, तो यहाँ पर वर्क निकालोगे तो फोर्स तो सेम ही है 150 इंटू डी कितना है 1.5, तो यदि उसकी वजह से वर्क निकालते तो -225 जूल होता। ऐसा क्यों होता, क्योंकि इस केस में यदि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वर्क पूछा होता तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है नीचे और डिस्प्लेसमेंट है ऊपर, दोनों के एक दूसरे के अपोजिट है, यानी कि एंगल हो गया 180। वैसे भी याद रखो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होता है, वर्क होता है नेगेटिव, यहाँ से वर्क नेगेटिव आना चाहिए था, तो नेगेटिव आ गया -225 जूल। ये याद रखना बच्चों, ये किस फोर्स की वजह से वर्क पूछा, ये याद रखना बेहद जरूरी। अब बात करते हैं एनर्जी की। एनर्जी भी अपन टर्म यूज करते हैं, वो बहुत यूज़ करते हैं बहुत। तो ये बताओ अर्थ पे बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, बिगेस्ट सबसे ज़्यादा एनर्जी किसी मिल रही है, सन। किसके सन से, किसी का सन नहीं है, ये खुद सन है, ये SON नहीं है, ये SUN है। सुन मत बोल देना इसको, सर ये सन नहीं है, ये तो सुन है, नहीं बेटा सुन नहीं है, ये सन है, सन SON वाला सन नहीं है, SUN वाला सन है। सन ने क्या बोला कि मैं ही इस पृथ्वी का सबसे बड़ा एनर्जी का सोर्स हूँ। न्यूक्लियस से भी एनर्जी मिलती है, बिल्कुल मिलती है। टाइड से भी एनर्जी मिलती है, अर्थ के क्रस्ट में भी बहुत सारी एनर्जी है, विंड एनर्जी भी है, सोलर एनर्जी तो बताई दी मैंने। तो ऐसे करके बहुत सारी एनर्जी की सोर्स है अपने पास। ओके, वर्क एनर्जी इज वेरी ऑफन यूज इन अवर डेली लाइफ, बट इन साइंस वी गिव इट ए डेफिनेट एंड प्रिसाइज मीनिंग। वैसे तो वर्क एनर्जी बहुत सारी जगह यूज होती है। ओके, तो जनरल यूज कर लेते हैं बट वर्क एनर्जी। तो ऐसे बताओ एनर्जी आखिर क्या है ये एनर्जी, देखते हैं इसको। जैसे कि एक क्रिकेट की बॉल आई, सारे एनसीईआरटी के यहाँ पर, तो इसने किया, ये तेजी से आई और इसने विकेट को उखाड़ के फेंक दिया, मतलब क्रिकेट की बॉल के पास कुछ एनर्जी थी जिसकी वजह से विकेट को उखाड़ दिया इसने। ओके, दूसरा एग्जाम्पल देखा, आपने हैमर लिया, हैमर किसी, और यहाँ पर ये वुडन ब्लॉक है, यहाँ पे एक नेल आपने ऐसे लगा रखी है, आपने हैमर से इस पर क्या, हैमर से तेजी से फोर्स लगाया तो ये जो नेल है इसके अंदर चली जाएगी, यानी कि इसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी थी जो इसने इसको ट्रांसफर कर दी, जिसकी वजह से अंदर चली गई। ओके। और क्या कर सकते हो, एक बैलून है, बैलून में एयर भरी हुई है, जब इसको प्रेस करोगे तो ये पहले ऐसे फूला हुआ था, आपने प्रेस किया तो ऐसे दब गया, और ज़्यादा प्रेस करोगे तो ये फूट गया और एयर बाहर निकल जाएगी। तो इसका मतलब आपने जब इसको इतना प्रेस किया कि ये सिर्फ प्रेस हुआ, फूटा नहीं, तो इसके पास कुछ एनर्जी आ गई, इसकी वजह से ही जब यदि इसको वापस छोड़ दोगे तो एनर्जी की वजह से ये वापस अपनी शेप ले लेगा, एनर्जी आ गई ना इसको। मतलब बैलून को पुश करने पे, यानी कि उसको प्रेस करने पे उसके बाद एनर्जी आ गई, और नहीं यदि ज़्यादा प्रेस कर दोगे तो फूट जाएगा। यानी कि ये एनर्जी क्या है आखिर, एनर्जी की वजह से क्या हो रहा है, मैंने क्या होता है, एनर्जी की वजह से पहले विकेट उड़ गए थे, उसके बाद नेल अंदर चली गई थी इसके अंदर, उसके बाद बैलून फूट गया था, या फिर कंप्रेस हो गया था। मतलब एनर्जी ट्रांसफर करने से उनके पास वर्क करने की कैपेसिटी आ गई ना। इसको एनर्जी ट्रांसफर करी तो इसने क्या वर्क किया, नेल अंदर चली गई, इसको एनर्जी ट्रांसफर की तो इस एनर्जी ने क्या किया वर्क, कि ये विकेट उड़ा दी। यानी कि कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी। ओके, अब देखो
Object having a capability to do work is said to possess energy. तो capability of doing work is known as energy. Okay. Object which does the work loses energy. एक ऑब्जेक्ट जो कि वर्क करता है वो एनर्जी लूज करता है. एक ऑब्जेक्ट जो कि वर्क करता है वो एनर्जी लूज करता है. ऑब्जेक्ट ऑन विच वर्क इज डन गेन एनर्जी. और एक ऑब्जेक्ट जिस पर वर्क किया जाता है, एक ऑब्जेक्ट है जिस पर कि वर्क किया जाता है वो एनर्जी गेन करता है. समझ में आया? अभी देखो, जिस पे एनर्जी, जिस पे वर्क किया जाएगा वो तो एनर्जी गेन करेगा. जैसे कि किसी को भी आपने खाना खिला दिया, आपने खुद ने खाना खाया, तो आपके पास एनर्जी आ गई, तो मतलब आप वर्क कर सकते हो, आपके अंदर वर्क करने की कैपेसिटी आ गई. समझ रहे हो? ऑब्जेक्ट विच डज द वर्क लूज एनर्जी. और आपने खाना खाया और आपने कोई काम किया तो आपकी एनर्जी खत्म होगी वहाँ पे. तो एनर्जी खत्म होगी, इसका मतलब आपने वर्क किया और आपको एनर्जी दी गई है, यानी कि आपके अंदर वर्क करने की कैपेसिटी आ चुकी है. समझ रहे हो? ओके. एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम द फॉर्मर टू द लेटर. देखो, एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट जिसके पास एनर्जी है, एक ऑब्जेक्ट जिसके पास एनर्जी है, ये क्या करेगा? एक फोर्स एक्सर्ट करेगा दूसरे ऑब्जेक्ट पे. जैसे कि अपने हैमर से इस पे फोर्स लगाया ना नेल पे, तो इसने क्या किया? अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफर कर दी नेल को, और जिसकी वजह से नेल चली गई अंदर, यानी कि इसने अपनी एनर्जी यहाँ पे ट्रांसफर कर दी. ओके, यानी कि पहले हैमर से और नेल पे एनर्जी ट्रांसफर हो गई, और जिसकी वजह से नेल ने वर्क किया. नेल ने क्या वर्क किया? नेल इसके अंदर चली गई. तो इसका वर्क निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हो? इस पर जो हैमर ने फोर्स लगाया वो फोर्स यदि हमने बताया तो फोर्स, और इसका कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, यदि दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसकी एनर्जी आ भी जाएगी. तो वर्क क्या है? कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क. इसीलिए जो वर्क होता है और जो एनर्जी होती है उनकी यूनिट होती है सेम. यूनिट ऑफ एनर्जी इज सेम एज दैट ऑफ जूल. वर्क की एनर्जी क्या थी? जूल, जिसको न्यूटन मीटर भी बोलते हैं, प्यार से जूल भी बोलते हैं. तो वर्क की जो यूनिट है वो यूनिट सेम है एनर्जी की. इसकी एनर्जी की. अब 1 जूल को डिफाइन करो. 1 जूल को डिफाइन करो. 1 जूल क्या होगा? 1 जूल इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क. 1 जूल क्या है? 1 जूल कार्य करने के लिए, वर्क करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसी को 1 जूल एनर्जी बोलते हैं. और इसकी थोड़ी हैवी यूनिट लेनी हो तो किलो जूल भी होती है. इस यूनिट की जो दूसरी यूनिट, इस जूल की जगह जो यदि इससे बड़ी यूनिट लोगे तो किलो जूल में आएगी. ठीक है. और 1 किलो जूल इक्वल टू होता है 1000 जूल. 1 किलो जूल होता है 1000 जूल. ठीक है. अब फॉर्म ऑफ एनर्जी देखते हैं. लकीली फॉर्म ऑफ एनर्जी की बात करें आगे अपन, देखो जैसे यूनिट ऑफ एनर्जी जूल और सी जी यूनिट इज अर्क्स. अब तुम्हें ये पता करना है इंटरनेट पे इन दोनों को आपस में कैसे कन्वर्ट करें. जूल को अर्क में, अर्क को जूल में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करोगे? ओके, ये पता करना बच्चों. तो अपने पास बहुत सारी एनर्जी की फॉर्म है. एनर्जी की बहुत सारी फॉर्म है. जैसे कि एक होती है मैकेनिकल एनर्जी. मैकेनिकल एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी. इन दोनों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर. पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का एडिशन जो होता है उसको बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी. पोटेंशियल प्लस काइनेटिक इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी. और होती है हीट एनर्जी. हीट एनर्जी यानी कि हीट, समझ रहे हो ना? हीट. ये होती है केमिकल एनर्जी. फिर होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी. फिर होती है लाइट एनर्जी. ये सारी एनर्जी होती है. ओके. सम एनर्जी इज द फॉर्म डिस्कस. अब आपको ये बताना है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग. आप डिस्कस करो अपने फ्रेंड के साथ कि कौन कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी आप जानते हो और कैसे होती है. ठीक है. अब अपन बात कर लेते हैं थोड़ी सी काइनेटिक एनर्जी की. ये काइनेटिक एनर्जी क्या है सर? इसको बाद में समझेंगे. पहले ये तो एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी है, ये सब बाद में, ये तो बाद की बात है. पहले एनसीईआरटी की बात करते हैं. एनसीईआरटी बड़ी अच्छी चीज़ें आपको बताएगी, बड़ी बेहतरीन चीज़ें बताएगी. देखो, आप क्या करो, एक बॉल लो गीली, नीचे सैंड है जो कि गीली है, गीली मिट्टी. ये एक्सपेरिमेंट करना आप यार, करना बच्चों, मजा आ जाएगा आपको. फिर एक पर्टिकुलर हाइट से उसको छोड़ो, बॉल को किसी भी हाइट से छोड़ दो. जैसे कि इसको सबसे पहले छोड़ो आप 1 मीटर की हाइट से. 1 मीटर की हाइट से छोड़ो, और नीचे इसकी वजह से गीली मिट्टी है तो एक इंडेंटेशन बन जाएगा. ऐसा कुछ इंडेंटेशन बन जाएगा. उसकी डेप्थ मेजर करो सरफेस की, यहाँ तक कितनी डेप्थ है. उसके बाद दूसरी जो बॉल छोड़ो वो 1.5 मीटर से, 1.5 मीटर की हाइट से छोड़ो तो इसमें एक इंडेंटेशन बन जाएगा. ऐसा कुछ. ओके. फिर इसकी डेप्थ मेजर करो. फिर इसको 2 मीटर से जाकर छोड़ो, फिर इसकी डेप्थ मेजर करो. तो आप क्या देखोगे बच्चों, जैसे जैसे आप हाइट बढ़ाते जा रहे हो, जिसकी हाइट बढ़ाते जा रहे हो तो इंडेंटेशन की डेप्थ जो है वो बढ़ती जा रही है. यानी कि ज़्यादा, देखो हाइट बढ़ाने से हुआ क्या, यहाँ तक आते इनिशियल में तो जीरो वेलोसिटी से आप छोड़ रहे हो तीनों के. इसमें इनिशियल से जितनी हाइट ज़्यादा होगी तो नीचे आते उसकी वेलोसिटी उतनी बढ़ चुकी होगी. यानी कि यहाँ पे V3 वेलोसिटी थी, यहाँ पे V2, यहाँ पे V1. तो V3 की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद V2, उसके बाद V1. यानी कि V3 सबसे हाईएस्ट है ना. यदि V3 सबसे हाईएस्ट है तो वो सबसे ज़्यादा फोर्स लगा रहा होगा ज़मीन पे. सबसे ज़्यादा फोर्स लगा रहा होगा तो इसका जो इंडेंटेशन डेप्थ होगी सबसे ज़्यादा होगी. यानी कि जो D3 की वैल्यू की डेप्थ, यदि मैं D से मानूँ D, ये D2 और ये D1, तो D3 सबसे ज़्यादा है, उसके बाद D2 है और उसके बाद D1. ये तीनों का ऑर्डर ये होगा. सबसे ज़्यादा डेप्थ किसी होगी 3 वाले केस में, सबसे ज़्यादा डेप्थ होगी, उसके बाद 2 वाले में, उसके बाद 1 वाले. तो तीनों में ये डेप्थ का ऑर्डर होगा. समझ रहे हो बच्चों? समझ में आ रहा है बच्चों? तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी की बात तो बाद में करेंगे. तो यहाँ पे आपने एक बात समझी कि जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी उतना ज़्यादा ये फोर्स लगा पाएंगे इसमें, इतनी ज़्यादा ये कार्य वर्क कर पाएंगे. मतलब वर्क किस में डिपेंड कर रहा है, जितनी ज़्यादा वेलोसिटी. अब दूसरा एक एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में दिया गया वो ये है कि एक ट्रॉली यहाँ पर है, इसको ऐसे बांधा यहाँ पर और ऐसे करके एक किसी चीज़ से यहाँ पर लटका दिया, और यहाँ पर कुछ ब्लॉक रख दिए. यही ब्लॉक है और ये पुली है यहाँ पे, ताकि ये आराम से नीचे आए. अब इसमें आपने 5 kg का एक वेट रखा, जिसकी वजह से ट्रॉली आगे तेज़ी से और ब्लॉक को धक्का मारेगी. ठीक है. दूसरे केस में आपने 10 kg का ब्लॉक रखा, जिसकी वजह से इस पर ज़्यादा 10 kg का मतलब इस पर ज़्यादा फोर्स रहेगा, तो ये ज़्यादा वेलोसिटी से आएगी. तो देखा जाता है कि जितना ज़्यादा वेट बढ़ाते जाओगे यहाँ पे इसकी वेलोसिटी उतनी बढ़ती जाएगी, और जितनी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी तो ये इतनी दूर तक इसको धक्का मार सकती है, उतनी दूर तक. यदि फर्स्ट वाले केस में सिर्फ इतनी मूव करेगा ना ब्लॉक, तो दूसरे वाले केस में जब इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो एकदम पूरा यहाँ तक मूव करेगा. यानी कि वेलोसिटी बढ़ाने से
वेलोसिटी बढ़ाने से उसकी कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क बढ़ती जा रही है, यानी कि वेलोसिटी का कुछ ना कुछ तो रिलेशन है ऑब्जेक्ट के मूवमेंट से, तो है ही, मूवमेंट का मतलब तो वही हो गया मोशन। तो वेलोसिटी की वजह से उसकी जो वर्क करने की कैपेसिटी है वो ज़्यादा बढ़ती जा रही है, ज़्यादा वर्क कर पा रही है। ओके, एक मूविंग ऑब्जेक्ट कैन डू वर्क, इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी की वजह से ही तो वर्क हो रहा है, वेलोसिटी की वजह से वर्क हो रहा है, और जितनी ज़्यादा ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी और उतना ज़्यादा वर्क भी होगा। ठीक है, जैसे कि एक तेज़ी से जाती हुई बुलेट एक आदमी को मार सकती है बच्चों, एकदम खत्म कर सकती है। ब्लोइंग विंड, जैसे विंड यानी हवा चल रही है तो हवा से ये टरबाइन घूमते रहते हैं जिससे अपने को लाइट मिल जाती है। अच्छा, रोटेटिंग व्हील, तेज़ी से चलता हुआ व्हील, उसके पास भी एनर्जी होती है, और जितनी ज़्यादा स्पीड उतनी ज़्यादा एनर्जी होती है। समझ आ रहा है? मतलब ये वेलोसिटी का कोई ना कोई रिलेशन तो है। जैसे कि एक कोकोनट आपके सिर पर गिर जाए ऊपर से तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बताओ बताओ आप, क्या हो जाएगा? सिर पे गिर गया कोकोनट तो होगा क्या? बताओ 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 पता करो। स्पीडिंग कार, तेज़ चलती कार क्या कर सकती है? ये भी उड़ा सकती है एकदम किसी को। फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट तेज़ी से चल रहा है, वाटर फ्लो कर रहा है, तो इन सारी चीज़ों के पास एक एनर्जी होती है, और तेज़ी यानी कि वेलोसिटी की वजह से जो भी एनर्जी होती है उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बच्चों, वेलोसिटी की वजह से जो एनर्जी होती है किसी ऑब्जेक्ट के पास उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। और क्योंकि ये वेलोसिटी की वजह से ही है तो वेलोसिटी बढ़ती जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। अब इसका देखते हैं फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास मान लो m है और इसकी वेलोसिटी है u, इस पर आपने लगाया फोर्स, फोर्स की वजह से इसकी वेलोसिटी गई बढ़, कुछ टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई v, वेलोसिटी इंक्रीज हो गई और वेलोसिटी बढ़ गई, फोर्स की वजह से बढ़ी। ओके, फोर्स की वजह से वेलोसिटी बढ़ी, और फोर्स की वजह से क्या होगा, F = ma होता है ना, फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन आया, और माना कि अपन ने माना कि एक्सेलरेशन है कांस्टेंट, ए एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो फाइनल वेलोसिटी इसकी कितनी आएगी। थर्ड इक्वेशन लगा दूँ मोशन की, v² प्लस 2a s, इसकी डिस्प्लेसमेंट मान लो ये s हुआ है, और v² = u² + 2s लगा दिया। यहाँ से डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट आएगा v² - u² = 2a s, तो s की वैल्यू यदि मैं यहाँ से निकाल दूँ तो v² - u² 2a आएगी। ओके, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। और वर्क निकालना हो तो वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। f को m में लिख दूँ, फोर्स क्या m ही तो था, और ये कितना था, v² - u² 2a, a से गया a, तो वर्क कितना आएगा यहाँ पे 1/2 m v² - u²। तो यदि इनिशियल वेलोसिटी 0 थी उसकी ऑब्जेक्ट की, और फोर्स लगाने पर ही इसकी वेलोसिटी बढ़ी थी और v वेलोसिटी हुई, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो ये जो वर्क डन आएगा हाफ m v² - 0², यानी कि वर्क कितना आएगा हाफ m v², ये आ जाएगा हाफ m v² आ जाएगा ना। इट इज, इससे क्या क्लियर होता है, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो जो भी वर्क डन होता है, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ से वर्क डन आएगा हाफ m v²। ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। इसी को बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास m मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v। इस w कोई, यदि कोई ऑब्जेक्ट जिसका मास m है और वो v वेलोसिटी से मूव करता है तो इसकी वजह से जो एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी, वो कितनी होती है, हाफ m v²। और वर्क डन किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए निकालना हो तो वर्क डन होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और यदि इनिशियल वेलोसिटी 0 कर दो तो वो काइनेटिक एनर्जी होगी जो कि ऑब्जेक्ट की होगी जो कि v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। समझ आ रहा है? अब एनसीईआरटी ने क्वेश्चन दे रखा है, एक प्यारा क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं उसमें। वो क्या कहता है क्वेश्चन कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 15 kg और इसकी वेलोसिटी है 4 मीटर/सेकंड। आपसे सिर्फ पूछ लिया काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ m v² लगा दो। हाफ m कितना है यहाँ पर 15 v 4 का स्क्वायर, तो यहाँ से बच्चों हाफ 15 × 4 × 4 2 2 4 120 120 आएगा जूल, 120 जूल एनर्जी आ जाएगी। जूल की जगह न्यूटन मीटर लिख सकते हो, वो डिपेंड करेगा, न्यूटन मीटर को प्यार से जूल बोला गया। ओके, और कोई क्वेश्चन आ जाए तो बताइए। अब बात करते हैं थोड़ी सी पोटेंशियल एनर्जी की। इसके लिए सबसे पहले जो एग्जांपल दिए गए हैं एनसीईआरटी के, बहुत ही प्यारे एग्जांपल हमको देखते हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, एक रबर बैंड है, रबर बैंड, इसको खींचो और उसके बाद छोड़ो, खींचो और उसके बाद छोड़ो। तो होता क्या खींचने और छोड़ने से कि जैसे ही आपने इसको खींचे छोड़ा तो वो ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। ऐसा क्यों किया उसने, क्योंकि खींचने पे इसने कुछ एनर्जी एक्वायर कर ली और उसी एनर्जी की वजह से उसने वर्क डन कर दिया। क्या वर्क डन किया कि ओरिजिनल शेप में आ गया। दूसरा एक स्लिंकी है, यानी कि ऐसा मान लो ये स्लिंकी है, ये स्लिंकी आपकी, आपने इसको फोर्स लगा के इधर खींचा तो इसको छोड़ोगे तो ये वापस ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। यदि इसको कंप्रेस भी किया तो भी छोड़ दिया तो ये वापस शेप में, यानी कि इसकी शेप में चेंज करने से इसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर हो रही है, और एनर्जी स्टोर की वजह से इसको जब छोड़ा जा रहा है तो वापस अपनी शेप में आ जाता है। ओके ओके ओके। अब एक कार है, बच्चों की खेलने वाली जो कार होती है ना, कैसे चलती है, आपने कार देखी ना, वो चलती है जिससे कैसे, उसके अंदर एक की होती है, की को घुमाते हैं तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, और जैसे ही इसको छोड़ेंगे तो वो मूव करने लगती है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी कार की वजह से उसके पास क्या स्टोर होगी, पोटेंशियल एनर्जी। अब दूसरी एक फोर्थ एग्जाम्पल इसमें दिया गया, ऑब्जेक्ट है यहाँ पे रखा हुआ जमीन पे, उसको एच हाइट तक ले जाओ, एच हाइट तक ले जाओ। अब इसको यहाँ से रिलीज करोगे तो ये नीचे की तरफ मूव करेगा, स्पीड बढ़ती जाएगी क्योंकि इसके पास एक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगेगा जो कि जी होगा, और नीचे की साइड लगेगा। ये तो पिछले चैप्टर में देख लिया था। अब देखो ये एच हाइट तक ऊपर गया, एच हाइट तक ऊपर गया, अभी आ रहा है नीचे। नीचे क्यों आ रहा है, मतलब इसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर हो गई थी, उसी स्टोर एनर्जी को बोला जाता है पोटेंशियल एनर्जी, उसी स्टोर्ड एनर्जी को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इसके पास आ गई है। अब ये क्या करेगा, उसी पोटेंशियल एनर्जी की वजह से मूव करता है और नीचे आता है नीचे आता है। अब देखो इन सब सिचुएशन में, इन चारों एग्जाम्पल में अपन ने क्या देखा, एनर्जी किसी ना किसी फॉर्म में स्टोर हुई,
और वो एनर्जी वर्क डन करने में काम आ रही है। तो एनर्जी ट्रांसफर टू एन ऑब्जेक्ट इज स्टोर्ड एज ए पोटेंशियल एनर्जी इफ इट इज नॉट यूज टू कॉज ए चेंज इन द वेलोसिटी और स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। सारे केसों में क्या हुआ कि यदि ये एनर्जी स्टोर हुई, यदि वेलोसिटी इंक्रीज करने में काम नहीं आ रही, स्पीड इंक्रीज करने में काम नहीं आ रही, तो किस फॉर्म में स्टोर हो जाती है? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। ओके 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 ओके। तो वर्क डन जो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में एनर्जी स्टोर हुई वो वर्क करने काम आएगी। जैसे आपने ये बना दिया क्या, एरो, वो यानी कि धनुष बना दिया आपने, धनुष बना दिया। अब इसमें एक तीर लगाया, तीर कमान, और इसको खींचा आपने, इसको खींचा यहाँ तक और खींचने के बाद छोड़ दिया। छोड़ने की वजह से ये तीर दूर तक जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि इसके बाद एक पोटेंशियल एनर्जी खींचने की वजह से यहाँ पे एक एनर्जी स्टोर हो गई, इसको बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी किस वजह से स्टोर हुई? इसकी शेप में चेंज करने की वजह से। स्ट्रेच कर दिया ना आपने इसको, शेप में चेंज करने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई। जैसे इसको छोड़ोगे तो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इसकी स्पीड बढ़ेगी ना, और काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। इसकी वजह से मूव करने लगे। अब देखो एक केस और है, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है धरती पर, इसको आपने एच हाइट तक ऊपर उठाया। कितनी हाइट तक? एच हाइट तक। इसी को बोलते हैं, इसी को जो ये चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, इसी को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जो कि मैंने अभी तुम्हें समझाई थी, अभी भी बता दी थी, वापस बताना। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अब क्या करना है, आपको ये उठाना है, और इसमें जो काम करना पड़ेगा अगेंस्ट द ग्रेविटी, क्योंकि इस पर ग्रेविटी लगेगी नीचे, इसका मास एरिया एम है, तो ग्रेविटी लगेगी नीचे। कितनी लगेगी? एम जी ग्रेविटी लगेगी, और आपको उठाना ऊपर, तो ऊपर की साइड एक फोर्स लगाना पड़ेगा एफ। और वो फोर्स क्या होना चाहिए? कम से कम इसके इक्वल तो होना ही चाहिए एम जी के। यदि एफ इक्वल टू एम जी होगा तभी आप इसको ऊपर उठाएगा, इससे ज़्यादा होगा तो भी ऊपर उठाएगा, बट एम जी तो लगानी पड़ेगा। अभी अपन केस मान के चलते मिनिमम इतना फोर्स लगाना पड़ेगा। तो आपने एफ फोर्स लगाया, कितना? एम जी के इक्वल एफ, जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट आ गया एच का। तो यदि वर्क डन निकालना हो इसकी वजह से, तो एफ इंटू एच डायरेक्ट कर दूँ ना मैं, क्योंकि एफ और एच सेम डायरेक्शन में, तो इनके बीच वाला एंगल होगा जीरो का, तो एच में निकल दिया डायरेक्ट। ओके, और एफ कितना है? एम जी और एच। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो वर्क होता है वो होता है एम जी एच। एम जी एच क्या होता है? एम जी एच, एम जी एच, एम जी एच होता है। तो जैसे कि इसी को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, इसी को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वैसे जो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, इसका फॉर्मूला एम जी एच। जैसे कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? हाफ एम बी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एम जी एच। और जो वर्क डन होता है वो क्या था? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि हाफ एम बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये ब्रैकेट में क्यों लिख रहा हूँ मैं? क्योंकि ये हाफ एम बी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी ये होती है ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, ये होता है वर्क एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। समझ में आया बच्चों? समझ में आया? अब देखो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, पोटेंशियल एनर्जी होती है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है पाथ पर। यदि आपने एच हाइट तक किसी ऑब्जेक्ट को उठाया जिसका मास एम था, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी होगी वो एम जी एस। अब आपने क्या किया दूसरे केस में कि आप पहले इसको ऐसे लेके गए यहाँ पर, फिर इसको घुमा के ऐसे लेके गए, फिर उसी हाइट तक उठा दिया ऐसे। मतलब किसी भी रास्ते से जाओ, यदि ये एच सेम है ना, यदि इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की जो डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट है वो सेम है, यहाँ पे भी एच था, यहाँ पे भी एच है, तो भले आप इसको किसी भी रास्ते से लेके जाओ। माना कि ये पहले एच वन तक ले गए थे, फिर ये एच टू तक, पर एच वन प्लस एच टू तो क्या है? पहले जो एच था उसी के इक्वल है, तो एच इक्वल टू एच वन प्लस एच टू है। यदि हाइट सेम है ये, तो यहाँ पर भी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो एम जी एच होगी, यानी कि वो इनिशियल और फाइनल स्टेज पर डिपेंड करती है, ना कि रास्ते पे। किसी रास्ते से जाओ, मैं जो रास्ते से जा रहा था, किसी रास्ते से जाओ वो पोटेंशियल एनर्जी सेम ही रहेगी। अब एनर्जी के बारे में एक चीज़ कही जाती है बच्चों, एनर्जी के बारे में कि एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसको क्या किया जा सकता है? सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, एक अच्छा क्वेश्चन, कि मैंने एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से और एच हाइट तक उठाया, फिर ये नीचे की तरफ आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है। तो अब बताओ, देखो पहले तो एम जी एस थी, इसके बाद एनर्जी, और इसके बाद सिर्फ और सिर्फ ये एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी ही थी, पोटेंशियल एनर्जी ही थी। अब क्या हुआ कि एच बाई टू हाइट तक आ गया, एच बाई टू तक, यहाँ से भी एच बाई टू, नीचे से भी एच बाई टू। अब इसके बाद जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या? एम जी एच बाई टू, एम जी, और ये यहाँ से कितनी डिस्टेंस, कितनी हाइट पर है? एच बाई टू पर। तो अब इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी तो कम हो गई, तो इसका मतलब क्या हुआ? ऐसे एनर्जी लॉस हो गया क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो पहले यहाँ पर कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं थी, क्योंकि ये रेस्ट पे था इनिशियली। अब इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी, यदि ये v1 स्पीड से चलने लग गया है, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी स्क्वायर होगी। तो यहाँ पर जो टोटल एनर्जी आएगी वो ई पी प्लस ई के हो जाएगी, और ई पी कितना? एम जी एच बाई टू प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, टोटल एनर्जी जो जाएगी। तो इनिशियल पॉइंट पे जितनी एनर्जी थी वो कितनी थी? इनिशियल पॉइंट पे जो एनर्जी थी वो एम जी एस थी। तो जितनी ई पी फर्स्ट पोजीशन पे इतनी थी, तो सेकंड पोजीशन पे भी ये टोटल एनर्जी इस वाली एनर्जी की, इस केस में जो टोटल एनर्जी थी सिर्फ एम जी एस थी, क्योंकि कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं थी। अपन यहाँ पे अभी एयर फ्रिक्शन जीरो मान के चल रहे हैं, एयर फ्रिक्शन की वजह से तो वेलोसिटी में चेंज आता है, एनर्जी लॉस हो जाएगी, बट अभी फ्रिक्शन लेस मान के चल रहे हैं, कोई एयर ड्रैग नहीं लग रहा है। तो जो पॉइंट वन पे टोटल एनर्जी थी वो कितनी थी? एम जी एच। तो जो पॉइंट टू पे जो एनर्जी आई है ना, एम जी एच बाई टू प्लस हाफ, ये दोनों इक्वल होंगे। इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, वो ना तो क्रिएट करी जाएगी ना डिस्ट्रॉय करी जाएगी, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे किस फॉर्म से किस फॉर्म में चेंज हुई है बताओ? पहले एम जी एस यानी कि पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी थी। अब इस पॉइंट पे आने के बाद आधी पोटेंशियल एनर्जी तो आधी रहेगी, बट काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, हाफ एम। अब आप आ गए एकदम नीचे ग्राउंड पॉइंट पे, ग्राउंड पॉइंट पे एकदम ग्राउंड को टच करने वाला है ये ऑब्जेक्ट, अभी टच किया नहीं है इसने, तो मतलब मान के चलते बस टच करने वाला है, यानी कि एच जीरो हो गया, ग्राउंड से जो डिस्प्लेसमेंट है इसका जीरो हो गया। तो यहाँ पर जो टोटल एनर्जी होगी वो सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि एच तो जीरो हो गया, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गया, हाफ एम वी स्क्वायर। वी वन मतलब यहाँ पे वी वन स्पीड मानी तो ये वी टू मान लो, तो वी टू का और इसका। अब जो टोटल एनर्जी होगी ये भी सेम ही रहेगा,
जितनी फर्स्ट वाली पोजीशन पे थी एनर्जी टोटल, जितनी सेकंड पे थी, जितनी थर्ड पे थी, यानी कि ये सब सेम रहेगा। इसका मतलब एम जी एच फर्स्ट वाली पोजीशन की, सेकंड पोजीशन की एम जी एच बाई 2 प्लस हाफ एम वी वन स्क्वायर इक्वल टू लास्ट में सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है तो हाफ एम वी टू स्क्वायर। ये तीनों एनर्जी सेम रहेगी, एनर्जी कंजर्व रहेगी। अब एक लास्ट क्वेश्चन आपका ये भी आ सकता है कि सर जैसे ये ग्राउंड से टकरा गया, अब तो रुक गया ना, अब तो रुक गया, अब तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी नहीं है क्योंकि ग्राउंड के पास ही है, तो एच भी जीरो हो गया और वेलोसिटी भी इसकी जीरो हो गई। अब सर इसके पास एनर्जी, अब एनर्जी कहाँ गई? अब भी एनर्जी गई उसको कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, पर एनर्जी कहाँ पे गई वो? अब वो एनर्जी कन्वर्ट हो गई हीट में एंड साउंड में। इसकी जब इससे टक्कर होती है ना ग्राउंड से, तो यहाँ से कुछ हीट प्रोड्यूस होती है जो कि अपने को मेजर नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसकी वजह से टेम्परेचर में चेंज बहुत कम आता है। दूसरी कन्वर्ट होती है साउंड में, साउंड तो सुनाई देती है। थर्ड कन्वर्ट होती है इसकी शेप चेंज करने में, शेप चेंज करने में, यानी कि यदि ये शेप चेंज करना देखना हो तो आप ये करना, नीचे एक मिट्टी, जैसे कि मैंने अभी एग्जाम्पल लिया था ना, गीली सेंड रख लेना, तो गीली सेंड में आप देखोगे कि इसकी एनर्जी की वजह से यहाँ पे इंडेंटेशन बन जाता है। यदि सरफेस कैसी हुई, सॉफ्ट हुई, तो ये सरफेस हार्ड हुई तो कोई इंडेंटेशन नहीं बनेगा, बट उस सरफेस को प्रेस करने की कोशिश तो करेगा, पर इसके बाद इतनी एनर्जी नहीं है प्रेस होगा। तो ये तीन फॉर्म में चेंज होगी इस वाले पॉइंट का, हीट में, साउंड में एंड थर्ड उसकी शेप चेंज करनी है। समझ में आया? लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी क्या कहता है देख लेने यहाँ से। अब आप एक चीज़ करना बच्चों, ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 10 kg, ये इस वाले पॉइंट से यहाँ से है ये 10 मीटर हाइट पे, 10 मीटर हाइट पे ये नीचे आ रहा है, आजा, और यहाँ पर ये 5 मीटर नीचे आ गया, 10 kg, तो इसका नीचे 5 मीटर। इस वाले पॉइंट को नाम दे रहा हूँ 1, इसको बोल रहा हूँ 2, इसको बोल रहा हूँ 3 जब ग्राउंड के पास है। तो आपको इन तीनों केस में एनर्जी कंजर्वेशन बताना है मुझे, एनर्जी कंजर्व रहेगी। चलो मैं पॉइंट 1 पे और 2 पे निकाल देता हूँ। ई पॉइंट पर कितनी एनर्जी रहेगी क्योंकि रेस्ट पर आप छोड़ रहे हो एम जी एच, सिर्फ इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी, मास कितना है 10, इसका 10 kg ना, और ये डिस्प्लेसमेंट कितना है 10, एच 10 है, और जी को भी 10 मान के चलते हैं, 10 × 10 1000 जूल। ओके, पॉइंट 2 पर बताओ, पॉइंट 2 पे यदि स्पीड निकालनी हो तो वी इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा सकता हूँ, नहीं लगा सकता। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 लगा सकता हूँ, बिल्कुल लगा सकता हूँ। तो वेलोसिटी निकालनी, इनिशियल वेलोसिटी यू तो जीरो थी, वी स्क्वायर इक्वल टू यू मतलब जीरो और स्क्वायर प्लस 2, ये कितना है, ये नीचे की साइड लग रहा है -10, एस कितना है यहाँ पर, एस 5 हो गया ना, और वो भी नीचे की साइड -5, तो यहाँ से वी स्क्वायर आएगा 5 टू 10 × 10 यानी 100, वी स्क्वायर इक्वल टू 100, तो वी हो जाएगा 10। तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, वेलोसिटी 10 है, और पोटेंशियल इस पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 2 पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, एम जी एच प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी होगी। एम कितना है 10 है, ओके, जी 10 है, एच कितनी होगी, अब यहाँ से हाइट देगी ना, एम जी एच, ये तो पोटेंशियल एनर्जी होगी। अच्छा, एम जी एच में जो हाइट ले रहे हैं ना वो हमेशा ग्राउंड से, ऐसा मत करते ना ऊपर किसी पॉइंट से मेजर कर लो, जो हाइट ली जाएगी हमेशा ग्राउंड से ही ली जाएगी, रेफरेंस पॉइंट। एच कितना है इसमें 5 रह गया ना, 5 तो नीचे आ गया। ओके, हाफ मास कितना है 10, वी कितनी है इस पॉइंट पे, वेलोसिटी 10 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 500 प्लस हाफ 10 10 10 10 10, तो 500 प्लस 500, इस वाले पॉइंट पे भी जो एनर्जी आई 1000 जूल आई। तो ये E1 पे E2 का सेम एनर्जी अब फाइनल पॉइंट पे भी निकाल सकते हो जो कि ग्राउंड पे पहुंच गया 10 kg, चलो निकाल ही देता हूँ। यहाँ पे फाइनल पॉइंट में मतलब एच कितना हो गया 0, यहाँ पे कोई पोटेंशियल एनर्जी तो होगी नहीं। E3 पर यदि निकालना हो तो इस पॉइंट पे पहले वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, वेलोसिटी निकालने के लिए थर्ड वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, इनिशियल पॉइंट पे वेलोसिटी थी 0, 0 का स्क्वायर प्लस 2, ये कितना है 10 10 है, एस कितना हो गया यहाँ पे इस वाले पॉइंट से लेके इस वाले पॉइंट तक की डिस्प्लेसमेंट कितना -10 है, वो भी नीचे साइड है, तो यहाँ से वी स्क्वायर आएगा -200 नहीं 200 तो -10, तो वी आएगा √200 200 आया। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी, इसके बाद टोटल एनर्जी कितनी थी देखो आप, ई पोटेंशियल प्लस ई काइनेटिक, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी एम जी एच, इस पॉइंट पे एच तो हो गया 0, ग्राउंड से डिस्टेंस का, ग्राउंड से टकरा गया तो एच तो 0 हो गया ना, ये तो 0 होगी काइनेटिक। अब ये होगी हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम कितना इस पॉइंट पे, एम कितना, एम तो 10 ही रहेगा, वी स्क्वायर यानी कि √2 का स्क्वायर यानी कि 200, √2 का स्क्वायर क्या होगा 200, और इसको 100 × 10 यानी कि 1000 जूल होगा। तो इस वाले पॉइंट पे एनर्जी कितनी होगी 1000 जूल, समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं, तो 1000 जूल ये होगी, ठीक है। तो यहाँ से ये समझ में आ गई बात, E3 पे भी एनर्जी निकाल लिया अपने, तो तीनों पॉइंट पे टोटल एनर्जी कंजर्व ही रही, कंजर्व रहेगी ना। ओके, ये क्वेश्चन सॉल्व भी हो गया आपका। अच्छा, कुछ स्टूडेंट ये डाउट करते हैं कि सर यहाँ पर जो वेलोसिटी निकाली उससे लास्ट वाले पॉइंट पे निकालो वेलोसिटी, तो इस वाले पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी आई 10 मीटर पर सेकंड, तो लास्ट वाले पॉइंट पे निकालने के लिए वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s लगाना पड़ेगा। यदि अपन इसको इनिशियल पॉइंट मान के चलते हैं तो यू अपना कितना होगा 10, यू 10 हो गया ना, और 10 क्योंकि वो नीचे की डायरेक्शन में तो उसको -10 लेते हैं, पर स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही हो जाएगा। 2 ये कितना है इस पॉइंट पे, ये तो हमेशा जी -जी रहेगा ना। एस कितना है इस वाले पॉइंट की ग्राउंड से डिस्टेंस 5 है ना, 5, वाह, और वो भी माइनस में होगी क्योंकि नीचे साइड जा रहा है। वी स्क्वायर इक्वल टू 100 प्लस 5 टू 10, और 10 ये कोई हो जाएगा 100, तो यहाँ से भी जो वी निकालोगे फाइनल पॉइंट पे वो 200 ही आएगा, तो वी हमेशा 200, यानी कि फाइनल पॉइंट पे वेलोसिटी इसको भी इनिशियल पॉइंट मान के भी निकाल सकते हो और ऊपर वाले को इनिशियल पॉइंट मान के भी निकाल सकते हो, वेलोसिटी सेम ही आएगी, कोई झाउछ नहीं है बच्चों। अब बात करते हैं जो एक चीज़ और है जिसका नाम है पावर। पावर क्या होती है, पावर क्या होती है, ये पावर क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। जैसे कि बच्चों आप ऊपर, जैसे कि एक सोहन है, एक मोहन है, एक रोहन है, ये मोहन चला यहाँ से, और इसकी जो डिस्टेंस है ऊपर वाली स्टेयर की यहाँ से मान लो कि 10 मीटर है,
सोहन या इस वाले पॉइंट से 1 पॉइंट से 2 पॉइंट तक चढ़ा, तो उसने कितनी एनर्जी, उसके पास 2 पॉइंट पे आगे कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, W2 रोहन का मास मान लो 50 के लिए जीतना है और एच से सेम है। ओके ठीक है। दूसरा सोहन है, उसका मास भी 50 के जी है और सेम डिस्टेंस भी, इसका भी सेम है। मोहन रोहन सोहन, सोहन का भी सेम मास है ये, तो इन तीनों की बच्चों एनर्जी तो मतलब वर्क डन तो इन्होंने सेम ही किया है, पर सोहन चढ़ा सिर्फ और सिर्फ, मोहन चढ़ा सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड में और ये चला 15 सेकंड में और ये ऊपर तक पहुंचा 20 सेकंड में। तो बताओ रेट ऑफ डूइंग वर्क किसका जाता है सबसे ज़्यादा? पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, पावर है। पावर W/T था, तीनों केस में W तो सेम ही आ रहा है, कितना 500 नहीं 5000 जूल, तीनों केस में 5000 जूल है, वर्क तो सेम ही है। तो P1 भी 5000 है, बट उसका टाइम कितना लगा उसको, सिर्फ 10 सेकंड। P2 यानी कि मोहन हो गया, ये मोहन मान लेते हैं, ये सोहन है, सोहन भी इतना ही काम कर रहा है, पर इसने कर दिया 15 सेकंड में पहुंच गया मोहन, सोहन, और ये रोहन, रोहन ने ये काम किया 20 सेकंड में। तो सबसे ज़्यादा बच्चों पावर किसकी आई? सबसे ज़्यादा पावर है मोहन की, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर ये वाली वैल्यू सबसे कम है ना, तो यदि डिनोमिनेटर वैल्यू कम है तो ये ओवरऑल वैल्यू ज़्यादा आएगी, यानी कि ये हो जाएगा 500, इसको करोगे तो ये आ जाएगा 333.33, इसको करोगे तो ये आएगा 250। तो सबसे ज़्यादा पावर किस चीज़ में आई? मोहन की पावर सबसे ज़्यादा, उसके बाद सोहन की, और सबसे लास्ट में पावर रोहन की। ऐसे आएगी वैल्यू, कोई डाउट तो नहीं? नहीं, बिल्कुल डाउट नहीं। सबसे ज़्यादा मोहन की पावर है, फिर सोहन की पावर है, फिर रोहन की पावर है। समझ में आया बच्चों? कोई डाउट नहीं है ना? तो पावर क्या बोलती है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। यदि वर्क सबका सेम भी है तो किसने जल्दी काम कर लिया? जैसे कि बच्चों आप किसी सीढ़ी पे चढ़ते हो 5 सेकंड में, आपका दोस्त चढ़ता है 10 सेकंड में, तो पावर किसकी ज़्यादा है? आपकी ज़्यादा है ना, पावर आपकी ज़्यादा है, क्योंकि आप जल्दी चढ़ते हो। जो जितना कम टाइम कोई काम करने, सेम यदि काम तो सेम है, सेम वर्क किया है दोनों ने, बट जिसने जल्दी किया उसकी पावर ज़्यादा है। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। तो इसकी यूनिट क्या होती है? वाट। वाट लग गई, वाट लग गई। ये होता है जूल में, ये होता है सेकंड में, जूल पर सेकंड, और यूनिट होती है जूल पर सेकंड, कोई प्यार से बोलते हैं वाट। जूल पर सेकंड को प्यार से क्या बोला जाता है? घर पे जूल पर सेकंड का नाम है ये, जैसे तुम्हारा घर पे नाम कुछ और होता है ना, ऐसे जूल पर सेकंड का घर पे नाम वाट है, प्यार से इसको मम्मी होगा जूल पर सेकंड को वाट बुलाते हैं। यदि इसकी एक बड़ी यूनिट देखनी हो तो वो होती है किलो वाट। किलो वाट, किलो वाट, किलो वाट, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। किलो वाट भी समझ में आ गया। अब आती है एक वैल्यू कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर होती है किलो वाट आर। इसका क्या मतलब है? जैसे कि आपने देखा होगा बच्चों कि जनरली जो बिल देखा है कि आपने, इलेक्ट्रिसिटी बिल आपके यहाँ पे आता है, तो घर वाले बोलते हैं कि इस महीने का बिल 300 यूनिट आया है। तो वो जो यूनिट बोल रहे हैं, यूनिट जो बोल रहे हैं ना, उस वो यूनिट होती है किलो वाट आर। जो यूनिट वो बोलते हैं ना घर वाले कि इतनी यूनिट बिल आया है, तो आप समझ लेना कि 300 किलो वाट आर का बिल आया है। 300 किलो वाट आर का बिल आया है। किलो वाट आर को यदि देखा जाए, इसको इसका ऑपरेशन करते हैं, तो किलो का मतलब तो हो गया बच्चों 1000। एक किलो वाट में कितने वाट होंगे? 1000 वाट। किलो मतलब, और इसमें सेकंड कितने होंगे? सेकंड, एक आवर में कितने सेकंड होते हैं? 16 × 60। अरे 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 अरे, चलो इधर लिख लेते हैं, इधर ही लिखना चाह रहे हैं अपन किलो वाट आर। तो 1 किलो वाट मतलब 1000 वाट, और आवर का मतलब 60 × 60 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 1000 वाट इंटू 300 सेकेंड, और वाट सेकेंड, वाट इंटू सेकेंड आ गया ना, वाट इंटू सेकेंड। तो ये जो वैल्यू आती है 3.6 × 10⁶ जूल। 1 किलो वाट आर जो होता है ये इतना जूल होता है। वाट सेकंड को जूल क्यों लिखा मैंने? बताओ बताओ बताओ। क्योंकि बच्चों पावर जो होती है वर्क पर यूनिट टाइम होती है ना, और पावर की यूनिट है वाट, और टाइम इधर मल्टीप्लाई होगा तो सेकंड में, तो वाट इंटू सेकंड को वर्क डन, वर्क डन हो गया ना। वर्क डन की यूनिट क्या होती है? जूल, जूल, जूल। तो वाट इंटू सेकंड क्या होता है? जूल होता है। तो इसलिए वाट इंटू सेकंड को मैंने जूल बना दिया। क्या बना दिया? जूल। और 1 किलो वाट आर कितना होता है? 3.6 × 10⁶ जूल। तो मतलब समझ रहे हो ना, आपके यहाँ पे यदि 1 यूनिट का बिल आया है तो आपने कितनी एनर्जी कंजप्ट करी होगी? मतलब इतनी एनर्जी का कंजप्शन हो चुका है वहाँ पे, इतनी एनर्जी का कंजप्शन हो चुका है। तो 1 किलो वाट आवर को बोला जाता है 1 यूनिट। 1 किलो वाट आवर को बोला जाता है 1 यूनिट। यदि आपके 1 यूनिट का बिल आया है तो 1 किलो वाट आवर आपने एनर्जी कंज्यूम कर ली। ठीक है। अब जब इसकी न्यूमेरिकल कराऊंगा मैं, तो आपको सारी चीज़ें, ये कॉन्सेप्ट और क्लियर करा दूंगा। इतना याद रखो कि कॉमर्शियल यूनिट का मतलब हुआ जितना इलेक्ट्रिसिटी का बिल जिस यूनिट में आता है अपने पास, वो किलो वाट आवर होती है। और 1 किलो वाट आवर को बोलते हैं 1 यूनिट। 1 यूनिट और 1 किलो वाट आवर में कितने जूल होते हैं? 3.6 × 10⁶ जूल। थैंक यू सो मच बच्चों। आज की जो सवाल यहीं समाप्त की जाती है। बाय बाय।